हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बैंक में कॉमनली यूज़ किए जाने वाली एक टर्मिनोलॉजी जिसको सीआरआर और एसएलआर बोलते हैं, उसके बारे में विस्तृत पर चर्चा करूँगा। इन दो शब्दावली का जानना किसी भी एक प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट जो कि बैंक को ज्वाइन करना चाह रहा है, जो कि रिटन टेस्ट में अपीयर हो रहा है या इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है, और जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रमोशंस के लिए अगर जाना है, तो इन दो शब्दावली का विस्तृत में ज्ञान होना या नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो शब्द हैं, कैश रिजर्व रेशो यानी कि सीआरआर, और दूसरा शब्द है एसएलआर यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोस। सीआरआर जो है ये इसको एक सर्टेन परसेंटेज जो बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कैश की फॉर्म में रखा जाता है। ये जो है ये डिपेंड करता है कि बैंक के पास उस दौरान कितनी लायबिलिटीज़ है, जिसको कि हम एनडीटीएल बोलते हैं। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। नेट मीन्स कि उसमें से जो बैंक की जो भी लायबिलिटीज़ होती हैं, उसमें से उसको नेट किया जाता है। उसमें अगर कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसे हैं जो कि बैंकों को किसी दूसरी पार्टी यानी कि आउटसाइड पार्टी को नहीं देना है, उस लायबिलिटीज़ को उनके इस एंटिटी से निकाल दिया जाता है। और जो भी डिमांड होती है, डिमांड मीन्स कि जो भी कस्टमर का जो पैसा बैंक के पास पड़ा है, वो किसी भी समय डिमांड कर सकता है, जो कि इस तरह के बैलेंसेस जो होते हैं वो सेविंग फंड के हो सकते हैं या आपके करंट अकाउंट बैलेंसेस होते हैं। जो टाइम लायबिलिटीज़ होती हैं वो आपके टर्म डिपॉजिट या आरडी होती है, जो कि एक समय में मैच्योर होती हैं। तो इस तरह की जितनी भी बैंक के पास लायबिलिटीज़ होती हैं कस्टमर के टुवर्ड्स, तो उसको आप नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। उसका 3% एज ऑफ नाउ बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ये कैश का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक जाके कहीं कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख देते हैं। बट जो बैंक होते हैं, जो जितने भी बैंक इंडिया में हैं, उन सभी के करंट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होते हैं। जो बैंकों का अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है, वो जो बैंकों के द्वारा इंटरबैंक पेमेंट्स होती हैं, जो कि वो जाना सपोज करो एक एक्स बैंक है, उसको वाई बैंक के कस्टमर को पैसा देना है, तो वो इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट के द्वारा सेटल होता है। तो बैंकों को जितना भी उन्होंने डिपॉजिट रेज़ किया है, सपोज़ किसी बैंक का अगर हम एक अजम्पशन मान लें कि बैंक के पास अगर ₹100 का डिपॉजिट है किसी एक पीरियड के दौरान, तो उस ₹100 में से ₹3 उसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास उस अकाउंट में रखना होता है, जो कि वो मेंटेन करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो इसका जो पर्पस सीआरआर मेंटेन करने का, वो आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहता है। क्योंकि अगर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, तो वो इस तरह जो कि सिस्टम में जो कि फाइनेंशियल सिस्टम में जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी का मतलब कितना पैसा अवेलेबल है फाइनेंशियल सिस्टम में, उसको कंट्रोल करता है। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर को बढ़ा देता है, सपोज वो कर देता है इसको 4%, तो बैंकों को ₹4 जो है 100 में से ₹4 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा। तो उतना पैसा उनके पास लैंडिंग करने के लिए कम हो जाता है। तो इसीलिए इसको एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट का टूल भी बोलते हैं। और इसका जो पर्पस है वो तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। इसको जो डिसाइड करता है या इसको जो सेट करता है कि वो कितने परसेंट रहेगा, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जो कि हर 2 महीने में अपनी मीटिंग करती है। और उस मीटिंग में जो है वो लोग देश की जो इकोनॉमी है, जो देश का इन्फ्लेशन है, उसको कंसिडरेशन करते हुए और जो फ्यूचर में जो होने वाला है उसको एक प्रोजेक्शन पे लेते हुए इस रेट को डिसाइड करते हैं। तो करंटली ये 3% है, और ये बैंकों को एक 15 दिन के विंडो में मेंटेन करना पड़ता है। और जो 15 दिन का जो विंडो होता है, वो आपका किसी कैलेंडर मंथ की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक होता है, फिर 16 तारीख से लेकर उस मंथ एंड तक होता है। तो जैसे कि अगर हम फरवरी की बात करें, तो फरवरी में जो बैंक सीआरआर मेंटेन करेंगे, वो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी और 16 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक करेंगे। इसी तरह मार्च के महीने में जो वो सीआरआर मेंटेन करेंगे, वो 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक करेंगे और 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक करेंगे। और इसका जो इस जो वो ये लेकिन वो एनडीटीएल किस डेट का होगा, ये 15 दिन पहले डिसाइड हो जाता है। सपोज़ करो अगर किसी बैंक को 1 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक का एनडीटीएल के ऊपर अगर उसको सीआरआर मेंटेन करना है एट द रेट ऑफ 4%, 3% सॉरी, तो जो एनडीटीएल जो होता है, वो आपका
प्रीवियस 15 डेज पहले का होगा। तो जो 1 फरवरी या से लेकर 16 फरवरी तक का जो सीआरआर जो मेंटेन करने की विंडो रहेगी, उसका जो एनडीटीएल का जो नंबर होगा, वो डिसाइड होगा आपका 15th ऑफ जनवरी के नंबर से। 15th ऑफ जनवरी का जो एनडीटीएल का जो नंबर होगा, वो इस 15 दिन के विंडो के लिए अप्लीकेबल होगा। इसी तरह से अगर हमें 1 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का 2026 का अगर सीआरआर मेंटेन करने के लिए कोई डेट डिसाइड करनी है, तो वो 15 दिन पहले 1 मार्च से होगी, तो वो आपका 15 फरवरी की डेट होगी। तो जो 15 फरवरी का जो बैंक का नेट डिमांड एंड लायबिलिटीज का जो नंबर होगा, वो इस विंडो के लिए सीआरआर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होगा। तो इसके बाद जो सेकंड दूसरा जो शब्द है, वो है एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशोस। ये तो बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कैश रेशो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेंटेन किया जाता है। एसएलआर जो होता है, वो भी एक तरह का लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल है, पर उसमें बैंकों को जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो जो उस रेशो को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद सकते हैं, ट्रेजरी बिल खरीद सकते हैं, या वो किसी कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं, या गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं। तो उस एसएलआर को मेंटेन करने के लिए बैंकों को कोई कॉस्ट नहीं होती है। जबकि जब हम सीआरआर जब मेंटेन करते हैं, बिकॉज इस सीआरआर के ऊपर आरबीआई कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, तो ये बैंकों को एक तरह से कॉस्ट पड़ जाती है। जैसे कि अगर बैंकों ने वो 100 जो हम 100 रुपये का डिपॉजिट लिया है, माना बैंक अगर 6% कस्टमर को दे रहा है ऑन एन एवरेज, कि सेविंग पे कुछ दे रहा है, टाइम डिपॉजिट पे कुछ दे रहा है, ऑन एन वेटेड एवरेज पे से अगर 6% उस 100 रुपये पर दे रहा है, तो उस जो तीन रुपया जो वो आरबीआई के पास रखता है, उस पर उसको कोई भी ब्याज नहीं मिलता है। तो बैंकों को उस 3% का जो ब्याज पे लॉस होता है, वो जब लैंडिंग करता है, तो वो उतना उस पर जो है मार्जिन लोड कर देता है, या अपने डिपॉजिट के रेट कम कर देता है, ताकि उसका मार्जिन जो है बना रहे। पर जो एसएलआर में जो बैंक जो 18% जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें उनको, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं या वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कुछ रिटर्न मिलने की संभावना रहती है, जो कि इस नेगेटिव कैरी को कम कर देते हैं एसएलआर मेंटेन करने के लिए। धन्यवाद। ये मेरी बैंकिंग सीरीज़ की एक शुरुआत है, और मैं हर रेगुलरली जो है नए-नए शब्दावली जो बैंक में यूज़ होती है, किस तरह वो बैंक मेंटेन करते हैं, उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, मैं उसके बारे में विस्तृत वीडियो इसी तरह से बनाता रहूँगा। अगर आपको और किसी और विषय के ऊपर जो कि आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस विषय को लेकर आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।